नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। मैं विक्रम वर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोगों का UGC नेट JRF प्रथम प्रश्न पत्र से तीसरा प्रैक्टिस है जो शिक्षण अभिवृत्ति से संबंधित है, टीचिंग एप्टीट्यूड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास में प्रैक्टिस नंबर 1 और प्रैक्टिस 2 किया, जिसमें आप लोगों का बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा और बड़ा ही उस पर अच्छा सा आप लोगों का प्यार मिला। तो चलिए दोस्तों, उसी क्रम में आज तीसरा प्रैक्टिस है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस नंबर 3। तो चलिए आज की क्लास बिना टाइम गवाए अब शुरू करते हैं। तो देख सकते हैं जैसा कि पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और चलिए देखिए 4 कथन दिया है, 3 कथन दिया है। तो आइए कथन में कौन कौन सा है। तो जैसे आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहला कथन, शिक्षा को प्रभावी बनाने में शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा, मन, मस्तिष्क और ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारक हैं। और फिर शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षण एवं शिक्षार्थी की भूमिका नगण्य होती है। तो दोस्तों, हम लोगों ने जैसा कि क्लास में बताया था आप लोग का, जब इसका हम लोग क्लास ले रहे थे क्लास नंबर 3, जिसमें टॉपिक था यही शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक और शिक्षार्थी संस्थागत सुविधाएं। तो उसमें हमने आप लोगों को शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया था बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं उस पर। तो इसमें से जो आपका होगा, तो दिया है क्वेश्चन यहाँ पे कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इसमें से जो कथन सत्य है वो है पहला, शिक्षण को प्रभावी बनाने वाले शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है और मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारक हैं। और जो दूसरा ऑप्शन दिया है, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की नगण्य भूमिका होती है, ये गलत है। ठीक है, तो जो कथन सत्य है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पहला और दूसरा ये दोनों कथन सत्य है। ठीक है, पहला और दूसरा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से या कौन सा है या हैं। ठीक है, तो जो इसमें से आपके हैं वो है शिक्षण कौशल और कार्य का विश्लेषण। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिसमें ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षकों हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला कारक नहीं है। ये दोस्तों, ये जो 80 है ये मिसप्रिंट हो गया है, तो चूँकि टाइपिंग में वो आ गया होगा, ध्यान नहीं दिए हैं। तो जैसे शिक्षकों हेतु शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने वाला कारक नहीं है, तो दिया है यहाँ पे बीएड, सीटेट, फीटेट और नेट। तो जो इसमें से नहीं होगा वो होगा आपका फीटेट। बाकी बीएड, सीटेट और नेट ये योग्यता को निर्धारित करने वाले कारक हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावी होती है। दूसरा है, सामाजिक प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ शिक्षण कार्यों को प्रभावित नहीं करती है। और तीसरा जो ऑप्शन है आपका, शिक्षण का कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन या विकल्प सही है, ये पूछा है। तो यहाँ पे जो आपका विकल्प सही होगा वो होगा, जैसे कि पहला हो जाएगा कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावी होता है। ये भी ठीक है दोस्तों, सही भी है। और क्योंकि देखिए आर्थिक स्थिति सही रहती है तो बच्चे को पैसा दिया जाता है, वो अच्छी संस्था में या अच्छा शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, और नहीं तो फिर अगर स्थिति बहुत ख़राब होती है तो बचपन में ही फिर बच्चे काम धाम में लग जाते हैं अपना, या वो उतना उच्च लेवल पर शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो दूसरा होगा वो है आपका, शिक्षा का कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता है। ठीक है, तो और सामाजिक प्रथाएं एवं रूढ़ियाँ शिक्षण को प्रभावित नहीं करती हैं, तो ये गलत है दोस्तों, प्रभावित करती है। आपकी सामाजिक प्रथाएं क्या है, रूढ़ी या ये सब शिक्षण को प्रभावित करती है। जैसा कि हम लोगों ने सामाजिक शिक्षण उसमें जब पढ़ रहे थे तो समाज का क्या प्रभाव है इसमें प्रभावित कारकों में पढ़ा था। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ए और 3। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1 और 3। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न कथनों पे विचार कीजिए। और यहाँ पे देखिए तो कौन कौन से कथन है उस पर हम लोग पहले विचार कर लेते हैं। तो भारत में वर्ष 1936 में सर्वप्रथम आकाशवाणी में समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ।
अगला है कि वर्ष 1957 में भारत में विविध भारत की शुरुआत हुई। और आगे दे रहा है कि रेडियो एक श्रव्य दृश्य साधन है। ठीक, तो अब दे रहा है कि उपरोक्त में से असत्य विकल्प का चयन करना है। चलिए तो हम लोग चयन करते हैं कौन सा असत्य है। कि दिया है कि उपरोक्त में से असत्य विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा तो देख लेते हैं वो कौन सा ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन केवल हो जाएगा आपका 3, रेडियो एक श्रव्य दृश्य साधन है। ठीक है, तो ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे जो रहेगा ये सॉरी देखिए यहाँ पे ये केवल सत्य रहेगा, क्योंकि रेडियो दोस्तों श्रव्य दृश्य साधन सॉरी हाँ 1 मिनट सॉरी, हमें लगा कि ये केवल श्रव्य दिया है। देखिए यहाँ पे रेडियो एक श्रव्य और दृश्य दोनों दिया है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग, सॉरी ध्यान से आप लोग देखिएगा यहाँ पे, नहीं तो अब तक ये क्वेश्चन गलत ही हो जाता। तो आप लोग कहते कि क्या आप कैसे गलत बता रहे हैं। जैसे रेडियो एक श्रव्य दृश्य साधन है, तो श्रव्य तो है, मान लीजिए जिससे हम लोग सुनते हैं, ठीक, श्रव्य है, लेकिन दृश्य कहाँ है। रेडियो से हमें कोई चीज़ें कहाँ दिखाई देती है। ठीक है, तो इससे ये दृश्य नहीं है। तो इसके अकॉर्डिंग जो दिया है कि उपरोक्त असत्य विकल्प का चयन कीजिए, तो इसमें से आपका असत्य विकल्प होगा 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ठीक है, देखिए कभी कभी ऐसी चीज़ें खुद से भी उस चीज़ पढ़ने के बाद भी अच्छे से गलत होने लगती है। तो चलिए, आप लोग हैं ही, हम हैं ही। तो निम्नलिखित में से कौन सा दृश्य साधन है। ठीक है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, स्लाइड्स, ग्रामोफोन, फोनोग्राफ रिकॉर्ड और मैग्नेटिक टेप रिकॉर्ड। तो कौन सा यहाँ पे दृश्य साधन है, तो आपका हो जाएगा स्लाइड्स। तो ऑप्शन नंबर है स्लाइड्स दृश्य साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दृश्य साधन नहीं है। यहाँ पे पूछा है, ध्यान दीजिएगा, नहीं है, ऊपर था है, तो ये दोनों ध्यान रखने वाली बात है। तो कौन सा नहीं है, तो ग्रामोफोन, रेडियो, टेप रिकॉर्डर और ये सभी। तो इसमें से जो दृश्य साधन नहीं है तो ये सभी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। ना ग्रामोफोन में कुछ दिखाई देता है, ना रेडियो में, ना टेप रिकॉर्डर में। तो इससे आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ऐसे है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। श्रव्य साधन में सुना और देखा जाता है। अगला है क्वेश्चन सॉरी इसी में कथन में कि दृश्य साधन में देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है। उसके आगे है कि श्रव्य दृश्य साधन में केवल सुना जाता है, देखा नहीं जाता है। ठीक है, और उपरोक्त में से कौन सा कथन असत्य है, ये पूछा है। तो जो आपका कथन असत्य होगा यहाँ पे क्या होगा, तो आइए हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तीनों होगा। ठीक है, क्योंकि दे रहा है कि श्रव्य साधन में सुना और देखा जा सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। केवल सुन ही सकते हैं, उनमें देख नहीं सकते। दृश्य साधन में देखने के साथ साथ भी दृश्य साधन में देखने के साथ साथ सुना भी जा सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों। क्यों? क्योंकि रेडियो में देख सकते हैं, सॉरी टीवी में देख सकते हैं, सुन सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम जब मानचित्र की बात कर रहे थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे इसको दृश्य साधन में, तो जैसे मानचित्र अगर हम लोग लगाए हैं अपने रूम में, जिसमें हम लोग वो देखते हैं, मैप देखते हैं देश का, तो उसमें हम लोग कहाँ सुन सकते हैं, केवल देख सकते हैं, और वो दृश्य साधन में आता है। ठीक है, तो इस तरह वो दृश्य साधन तो है, लेकिन उससे श्रव्य नहीं है। और तीसरा जो ऑप्शन दे रहा है कि श्रव्य दृश्य साधन में केवल सुना जाता है, देखा नहीं जा सकता, जबकि श्रव्य दृश्य वहीं होता है जिसमें देखा और सुना दोनों जा सकता है। तो यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी असत्य है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये सम्मिलित करने वाला है, बड़े ही मतलब मज़ेदार क्वेश्चन है ये। तो इसमें ऐसे है 9 में कि निम्नलिखित कौन सा सम्मिलित नहीं है, और एक तरफ शिक्षण सहायक सामग्री का प्रकार दिया है और एक तरफ से सामग्री दिया है। ठीक है, तो चलिए मिलान करते हैं। पहला है श्रव्य साधन फोनोग्राफ रिकॉर्ड। ठीक है, दूसरा है दृश्य साधन रेडियो, और श्रव्य दृश्य साधन स्लाइड। तो इसमें से जो आपका नहीं है वो हम लोग को छांटना है। ठीक है, तो जो आपका केवल नहीं है वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आपका, क्योंकि रेडियो जो है ये दृश्य साधन नहीं है, ये श्रव्य साधन है, क्योंकि रेडियो में केवल सुना जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुँचते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ऐसा है कि मल्टीमीडिया में शामिल होता है ऑडियो, वीडियो, फिल्म और ये सभी। तो जो होता है तो मल्टीमीडिया में सब कुछ शामिल होता है। आप लोग तो आजकल के युग में हम लोग हैं, मल्टीमीडिया से तो प्रत्येक पक्ष से जुड़े हैं, तो आप समझ सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसे है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है, और दे रहा है कि ग्लोब शिक्षण सामग्री का एक दृश्य साधन है, प्रतिमान काल्पनिक वस्तुओं के प्रतिरूप होते हैं, और फिर अगला दे रहा है कथन कि स्लाइड सूक्ष्मतर पदार्थों के अध्ययन में सहायक होता है, और अगला जो दे रहा है कि ग्राफ सांख्यिकी एवं
परिमाणात्मक संबंधी के दृश्य के रूप में प्रस्तुत होता है। तो जो आपका यहाँ पे कथन सही है वो है कि प्रतिमान काल्पनिक वस्तुओं के प्रतिरूप होते हैं। तो आपके ऑप्शन नंबर यहाँ पे 11 का बी सही हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही है वो 11 का बी है। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 पर पहुँचते हैं आगे और देखते हैं कि 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो रुकिए थोड़ा जूम आउट कर दें। अब हो गया ये क्वेश्चन है कि श्रव्य दृश्य साधन की सीमाओं को संदर्भ में निम्न पर विचार कीजिए। ठीक है, तो आइए हम लोग विचार करते हैं, करेंगे भाई, ऐसे छोड़ जाएंगे, आए हैं करने के लिए। तो पहला है कि यदि श्रव्य दृश्य साधन के प्रयोग में एक रूपता न रहे तो यह स्पष्टीकरण को बाधा पहुंचाता है। दूसरा है कि श्रव्य दृश्य साधनों पर अत्यधिक निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में नहीं है। तीसरा है इससे शिक्षक एवं शिक्षार्थी के स्वतंत्र विचारों और दृष्टिकोण में बाधा पहुंच सकती है। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से विकल्प सत्य है? ठीक है, ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे। पहला होगा आपका कि ए नहीं दिया है, ए में ऑप्शन दिया है 1 और 2। देखिए हमें ए और बी याद आ रहा है, कोई बात नहीं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, चाहे 1 मान लीजिए, 2 मान लीजिए, क्वेश्चन बस सही होना चाहिए, उसका ऑप्शन सही होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन दे रहा है 1 और 3, तीसरा ऑप्शन दे रहा है 2 और 3, और उपरोक्त लास्ट वाला दे रहा है उपरोक्त में से सभी। तो जो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा उपरोक्त में से सही होगा, क्योंकि श्रव्य दृश्य के साधन की सीमाओं के संदर्भ में निम्न विचार जो करना है, तो जो तीनों ये विचार दिए गए हैं आपके 1, 2, 3, ये तीनों सही है। ठीक है, तो विकल्प नंबर इसका डी हो जाएगा, तीनों सही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे और एडगर डेल के दृश्य श्रव्य शंकु के सबसे ऊपर किस प्रतीक सामग्री को स्थान दिया गया है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। हमने जब एडगर डेल के दृश्य शंकु को पढ़ाया था क्लास नंबर 3 में, जहाँ पे टॉपिक था, तो उसमें हम लोगों ने इस पर काफ़ी अच्छे से चर्चा किया था और उसका एक ग्राफ के जरिए हम लोग समझने की कोशिश किए थे। और हमने कहा था कि आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित जो पैटर्न दिया गया था 10 था 1 by 1 करके एडगर डेल के दृश्य शंकु में, तो हमने उसको दर्शाया था और कहा था कि इससे क्वेश्चन 100% पूछता है। देखिए आप लोगों के सामने इससे कितना अच्छा क्वेश्चन बन के आया है, तो देख सकते हैं। तो इसमें आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा शाब्दिक प्रतीक है, जो सबसे ऊपर है प्रतीक में जो स्थान दिया गया है। तो यहाँ पे शाब्दिक प्रतीक होगा, सबसे ऊपर किस प्रतीक सामग्री को स्थान दिया गया है, तो शाब्दिक प्रतीक को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। तो आप लोग लगा लीजिए सर और आगे बढ़िए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एडगर डेल ने विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया था। तो ये कब किया था दोस्तों? तो इस पर भी बात किए थे हम लोगों ने। तो जो ये कब किया था, तो ये आपका 1960 में किया था। देखिए यहाँ पे ऑप्शन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे बी कर लीजिए, आप लोग यहाँ पे सी कर लीजिए। चलिए इन ऑप्शनों से हम लोग को कोई मतलब नहीं है, सन से केवल मतलब है। तो जो यहाँ पे होगा वो 1960 होगा। 1960 में डेल ने विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए शंकु मॉडल प्रस्तुत किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसी को आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि संस्थागत सुविधाओं के संदर्भ में निम्न में कौन सी बात असत्य है। ठीक है, कौन सी बात असत्य है? आगे दे रहा है ऑप्शन। पहला कि संस्थाएं शिक्षार्थी के योग्य पाठ्यक्रमों को रुचिकर बनाकर शिक्षण को प्रभावी बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाएं शिक्षण न प्रशिक्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करने में अक्षम रही है। और फिर अगला है कि संस्थाएं कुल क्षमता के विकास हेतु शिक्षण प्रशिक्षण जांच जैसी महत्वपूर्ण पहल करती है। और नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो है कि संस्थाएं प्रबंध एवं कुशल तकनीकी को बढ़ावा देकर शिक्षण को सफल बनाती है। तो चलिए इसमें से हम लोग को क्या छांटना है, तो संस्थागत सुविधाओं के संदर्भ में इनमें से कौन सा बात असत्य है। तो जो बात असत्य है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ये कि संस्थाएं शिक्षण न प्रशिक्षण के लिए अनुकूल दशाएं पैदा करने में अक्षम है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि शैक्षिक विकास के प्रमुख भूमिका होती है। आगे 4 ऑप्शन दे रहा है, परिवार, राज्य की, समाज की और इन सभी की। ठीक है, तो जो आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा परिवार की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवणेन्द्रिया है दोस्तों, श्रवणेन्द्रिया, ये होगा सही। देखिए हम एक फ्लो में पढ़ रहे थे तो वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो चलिए, संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जिस विद्वान का है दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं
जैसे कि दिया है, एक बार हम लोग और ध्यान से देखें कि कोई भी ऐसी, ध्यान से सुनिएगा, दिया है कि कोई भी ऐसी सामग्री जिसके माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को उद्दीप्त किया जा सके अथवा श्रवण रेंद्रिय संवेदनाओं के द्वारा आगे बढ़ाया जा सके, वह शिक्षण सामग्री कहलाती है। यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन जिसका है वो है कार्टन ए गुड। ये फार्टन नहीं है, ये टाइपिंग में फार्टन हो गया है, ये होंगे आपके कार्टन। तो हम वहीं आपके क्लियर कर रहे थे कि कार्टन है या फार्टन है, ये आपके ऐसे हो जाएंगे कार्टन, ठीक है, ये वाले कार्टन है, ठीक है, कार्टन ए गुड, ठीक। तो ऑप्शन ए का डी हो जाएगा, ये कथन नहीं का है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कि शिक्षण सहायक सामग्री के उद्देश्य के विषय में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। और फिर आगे दे रहा है कि पहला है कि शिक्षण सहायक सामग्रियाँ मुख्य उद्देश्य छात्रों में रोचक तरीके के माध्यम से शिक्षण प्राप्त करना। दूसरा है यहाँ पे यह सामग्री शिक्षण के दौरान पाठ्य वस्तु को समझने में सहायक होती है। और तीसरा है कि लिखित या मौखिक रूप से पाठ्य सामग्री को समझाने में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। तो थोड़ा लाउडली कभी बोल दे रहे हैं हम। तो उपरोक्त में से कौन सा विकल्प सत्य है? 4 विकल्प दिया है, पहला में ए केवल 1, दूसरा में 1 2, तीसरा में 1 2 3 और चौथा में 1 और 3। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा 1 और 2 और 3। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। और कौन कौन से है? तो श्रव्य और दृश्य और फिर श्रव्य और दृश्य तीनों, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री का परंपरागत साधन निम्न में से कौन सा है? बस सत्य नहीं दिया है। शिक्षण सहायक सामग्री का परंपरागत साधन निम्न में से कौन सा है? और दिया है श्रव्य साधन, दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन और ये सभी। तो जो यहाँ पे आपका ऑप्शन सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षण के श्रव्य साधन है? तो फोनोग्राफ रिकॉर्ड, रेडियो प्रसारण, मैग्नेटिक टेप रिकॉर्डिंग और उपरोक्त सभी। तो दोस्तों जो आपका यहाँ पे ऑप्शन है तो यहाँ पे आपका उपरोक्त है, तो ध्यान दीजिएगा, मतलब सभी, सिंपल से बात में है यहाँ पे उपरोक्त सभी या ये सभी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी, उपरोक्त सभी या सभी। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा उपरोक्त सभी। शिक्षण के श्रव्य साधन ये तीनों हैं, फोनोग्राफ, रेडियो और मैग्नेटिक टेप, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा श्रव्य साधन का प्रकार नहीं है? ध्यान दीजिएगा, पूछा है कि श्रव्य साधन का कौन सा प्रकार नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रहा है, 4 यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है। और वो ऑप्शन कौन कौन से हैं? तो एक है आपका रेडियो, दूसरा है आपका टेप रिकॉर्डर और तीसरा हम अभी जो आप लोग के स्क्रीन पर लिख दिए ग्लोब, ठीक, और चौथा है ग्रामोफोन। तो जो आपका यहाँ पे ऑप्शन सही होगा वो होगा जो अभी हम काट करके यहाँ पे लिखे हैं ग्लोब। तो आपका लीजिए फिर से लिख दे रहे हैं ग्लो, आधा गा लो अब ग्लोब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्न में से कौन सी सुमेलित नहीं है? कौन सा निम्न में सुमेलित नहीं है? तो हम लोग देखते हैं कौन सा नहीं है। एक प्रकार साधन दे दिया है और दूसरी तरफ प्रकार दे दिया है उसका। तो श्रव्य प्रतिमान, दृश्य ग्राफ और श्रव्य दृश्य टेलीविज़न और श्रव्य चार्ट। तो चार्ट है जो दोस्तों यहाँ पे नहीं, सॉरी, प्रतिमान जो है श्रव्य ये नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा? 24, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर अब 24 देखते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो दे रहा है कि शिक्षण में सैमपट का उपयोग निम्न में से किन कार्यों के लिए किया जाता है? शिक्षण में सैमपट का उपयोग निम्न में से किन कार्यों के लिए किया जाता है? आगे ऑप्शन दे रहा है आपका पाठ्य विवरण, सारांश एवं गृह कार्य, मूल्यांकन कार्य। तो चलिए देखिए हम लोग ऑप्शन इसके देखते हैं कौन कौन से हैं। ए में केवल पहला, सी में बी में पहला दूसरा, सी में दूसरा तीसरा और डी में तीनों। तो जो आपका ऑप्शन सही होगा पाठ्य विवरण, सारांश एवं गृह कार्य और मूल्यांकन कार्य, तो तीनों होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन
शैक्षणिक वातावरण में कौन सा घटक शामिल होता है, और शैक्षणिक वातावरण में कौन कौन से घटक है नीचे दिया है। शिक्षण की सुगम प्रणाली, अवसंरचना का उन्नत विकास, अध्ययन सामग्रियों की उपलब्धता, उपरोक्त सभी। तो जो आपका होगा उसमें से आप सबका ऑप्शन उपयुक्त होगा, उपरोक्त सभी। ये तीनों दोस्तों शामिल है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन कि निम्न कथनों पर विचार करें। इंटरेक्टिव वीडियो शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री है। शैक्षिक विकास में परिवार की भूमिका विद्यालय में नाम मात्र की होती है। और आगे हम लोग जैसे बढ़ते हैं तो शिक्षण संस्थाएं बच्चों की बौद्धिकता को बढ़ाने हेतु मनोवैज्ञानिक शिक्षण पद्धति का सहारा लेती हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा। कितना मतलब घुमा के दिया है, ध्यान दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा, बस इस पर आइए हम लोग इस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग हल करेंगे। देखिए जैसे यहाँ पे दे दिया है कौन सा कथन असत्य नहीं है। असत्य नहीं है मतलब सत्य है, लेकिन उसी बात को ये कैसे घुमा के कहा है। ठीक है, तो वही बात है, अगर किसी के बारे में किसी को ये कहना हो, जैसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कौन सा कथन असत्य नहीं है मतलब सत्य है, इसका मतलब यही हुआ इस क्वेश्चन का। लेकिन यही बात जब कहना हो किसी को, अगर तुम ये किसी को कहने से अच्छा कि तुम मतलब तुम आधे पागल हो, अगर किसी को कहना हो, चलिए हम लोग इस बात से समझते हैं। ठीक है, तो अगर उसको ये कहा जाए कि तुम आधे पागल हो तो वो आप पे गुस्सा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसी को यही बात अगर हम लोग इस तरीके से कहें कि तुम आधे बुद्धिमान हो तो वो खुश होगा। बात ये यहाँ पे यही सटीक लागू होती है। ये क्या कहा है? सत्य तो कहा है, लेकिन ये कहा है कि कौन सा कथन असत्य नहीं है। ठीक है, तो इसके तरीके से चलिए हम लोग को इस पे समझने की बात है कि कौन सा कथन इसमें हम लोग का सत्य है और असत्य है। तो क्वेश्चन को एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। और क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे कि इंटरेक्टिव वीडियो में सहायक दृश्य सामग्री है। ठीक है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा यही होगा कि इंटरेक्टिव वीडियो शिक्षण में सहायक दृश्य सामग्री है। तो ऑप्शन नंबर इसका वो सही है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर केवल ये सही होगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। और क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि एक तरफ अध्ययन सामग्री दिया है और दूसरी तरफ संबंधित तथ्य दे दिए हैं, और यहाँ पे अभी सुमेलित करने वाला है। तो एक तरफ अध्ययन सामग्री है, दूसरी तरफ संबंधित तथ्य है। तो श्यामपट्ट दिया है। ठीक है, और श्यामपट्ट का मूल्यांकन कार्य से, प्रदर्शन बोर्ड का बुलेटिन बोर्ड से, और संवाद सामग्री का इंटरेक्टिव वीडियो से। तो यहाँ पे दिया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ पे दोस्तों तीनों सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका जो होगा, तो यहाँ पे आपका एक और ऑप्शन बढ़ा लीजिए 3, 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। जो ऑप्शन यहाँ पे था दोस्तों 1, 2 और 3 था। ठीक है, 3 मिस प्रिंट है, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं, हम हैं ना, कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जो भी होगा साथ में होगा। चलिए, तो 1, 2, 3 होगा। आप लोग यहाँ पे ऑप्शन बना लीजिएगा डी नंबर को, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन शिक्षण को प्रभावित करते हैं? निम्न में कौन शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो आइए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है शिक्षक का अनुभव प्रबंध, शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समन्वय, और ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों, और आगे है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो आपका ऑप्शन शिक्षक को प्रभावित करते हैं, तो शिक्षक का अनुभव प्रबंध एवं शैक्षणिक संस्थाओं में समन्वय दोनों, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि श्रव्य दृश्य साधन के लाभ के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस साधन में छात्र शिक्षण को अधिक स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं। श्रव्य दृश्य उपकरण छात्रों को और तेज़ी से सीखने में मदद करते हैं। श्रव्य दृश्य प्रभाव कहे गए शब्दों की तुलना में प्रभावकारी होते हैं। और अगला है कि श्रव्य दृश्य साधनों पर अत्यधिक निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब आगे देखते हैं। उपरोक्त कथन असत्य विकल्प का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे असत्य नहीं है, पूछा नहीं है, ये कहा है कि असत्य कौन सा कथन है उसका चयन कीजिए। तो चलिए हम लोग असत्य कथनों का चयन करते हैं। तो यहाँ जो दिया है आपका ऑप्शन कि दृश्य श्रव्य दृश्य प्रभाव कहे गए शब्दों की तुलना में प्रभावकारी होते हैं, तो ये एक असत्य है। और जो दूसरा है वो है श्रव्य दृश्य साधनों पर अधिक निर्भरता शिक्षण के दूरगामी हित में है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका जो होगा, ये दोनों असत्य है। तो इसके अकॉर्डिंग जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही है 29 का। चलिए हम लोग आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। और क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है कि शैक्षिक वातावरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक है जीवन आकांक्षा, आर्थिक स्तर,
जनसंख्या की प्रकृति और ये सभी। तो यहाँ पे दोस्तों जो तीनों ऑप्शन दिया है तीनों सही है, तो कारक तीनों हैं प्रभावित करने वाले। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो यहाँ पे डी हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। अगला जो क्वेश्चन है कि एक सजीव कक्षा की स्थिति में यह हो सकता है कि समय समय पर हंसी के फव्वारे उड़े, संपूर्ण शांति रहे, बार बार छात्र शिक्षक वार्तालाप हो और छात्रों में जोर जोर से वाद विवाद हो। तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन सही हो सकता है वो है कि बार बार छात्र शिक्षक में वार्तालाप हो, ताकि जो चीज़ें क्लास को निर्धारित करे, क्लास को केंद्रित करे, ठीक है, ना कि हंसी का फव्वारा उड़ाया जाए, ऐसा नहीं होगा, ना जोर जोर से वाद विवाद किया जाए। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन अगला है कि एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व है। आगे दे रहा है ऑप्शन आपका कि शिक्षण सामग्री की विविधता, शिक्षण छात्रों की सजीव अंतःक्रिया, और अगला जो है संपूर्ण शांति, और लास्ट वाला जो है सख्त या कठोर अनुशासन। ठीक, तो एक प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व है। तो चलिए इसमें से जो होगा वो होगा शिक्षक छात्रों की सजीव अंतःक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है 32 का ऑप्शन जो आपका सही होगा वो होगा बी। तो बी नंबर यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे, और ये आज क्लास का सबसे लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूँकि इससे 50 क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया है। तो चलिए कोई बात नहीं, जो है उस पर हम लोग देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लासेज में इससे संबंधित और क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य में शैक्षिक कार्यक्रम निर्धारण का प्रमुख कारक है। तो राज्य की प्रकृति, राज्य की संरचना, सी नंबर दिया है ए और बी दोनों, और लास्ट ऑप्शन जो है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए और बी दोनों। तो इस तरह दोस्तों आज की क्लास हम लोगों का प्रैक्टिस नंबर 3 समाप्त होती है। दोस्तों आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए, तो कल की क्लास में हम लोग प्रैक्टिस नंबर 4 करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही आप लोग प्यार बनाए रहिए, और वीडियो अच्छी लगी, जो हमारे दोस्त कुछ लोग तो सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उनको तहे दिल से शुक्रिया, और जो हमारे दोस्त अभी वीडियो पे नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही अगली वीडियो आए तो आप लोगों के पास अपडेट चली जाए। तो दोस्तों ऐसे ही प्यार बनाए रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हिंदी साहित्य वाले के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, अगली क्लास के लिए, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।